उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट के बाद निवेश को लेकर एमओयू की ग्राउंडिंग पर फोकस कर रही सरकार। सीएम धामी ने कहा 80,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर काम जारी। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम का मिजाज बदलते ही देहरादून के मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से शुरू हुई बर्फबारी। बर्फबारी से खिले पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे। राजधानी देहरादून में स्वस्थ मतदाता स्वस्थ लोकतंत्र की थीम पर 10 किलोमीटर दौड़ का हुआ आयोजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर आयोजित दौड़ में भारतीय सेना, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस सहित 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। मसूरी में निकाय चुनाव को लेकर जोरों से प्रचार प्रसार में जुटी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार कर जनता से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। मसूरी में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जताया मसूरी में बीजेपी की जीत का भरोसा। पौड़ी के बस हादसे में 6 हुई मरने वालों की संख्या, 5 घायलों के घटनास्थल पर ही हुई थी मौत, तो वहीं एक जिला अस्पताल में उपचार के दौरान गई जान। 16 घायलों का इलाज जारी। पौड़ी बस हादसे पर सीएम धामी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड डीजीपी के निर्देशन में प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा अभियान। उधम सिंह नगर एसपी ने सुतारगंज कोतवाली पहुंचकर लोगों के साथ की बैठक। नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से दी जानकारी। युवाओं में बढ़ता क्रेज बन रहा है जानलेवा। देहरादून में खतरनाक स्टंट करते हुए 3 युवकों पर पुलिस ने की कार्रवाई। 3 बाइकों को भी सीज कर दिया गया है। नमस्कार, वक्त अपना उत्तराखंड का, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। कुछ तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे, बड़ी जानकारी आपको देंगे। पहाड़ों में किस प्रकार से बर्फबारी हो रही है वो आपको पहले खबर में दिखाएंगे। मैदानों में बारिश भी हुई है और इससे ठिठुरन बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बारिश से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 4 धामों में लगातार बर्फबारी जारी है। सभी धामों में माइनस में तापमान पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से हिमयुग का आगाज हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद पहाड़ी पर्यटक स्थल फिर से गुलजार हो गए। टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड के हिल स्टेशन की ओर रुख कर रहे हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, नीति घाटी, गोपेश्वर मंडल और चोपता में खूब बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी में टूरिस्ट झूमते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। बर्फबारी से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। मुस्कान दिखाई दे रही है। सफेद चादर बर्फ की आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश भी हुई और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी यह बहुत बड़ी वजह रही कि कड़ाके की सर्दी वो पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से विशेष तौर पर चारों धामों में सफेद बर्फबारी, सफेद चादर जो है बर्फ को दिखाई दे रही। बर्फबारी वहां लगातार जारी है और इससे कई फायदे भी हो रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि पहाड़ों में बर्फबारी के क्या क्या फायदे होते हैं। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पहाड़ों ने सफेद चादर बर्फ की ओढ़ ली है। किस प्रकार की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फ के बाद देखिए क्या फायदे हैं। बर्फबारी से सेब उत्पादकों के चेहरों पर लाली छा जाती है क्योंकि उत्पादन होता है। रबी की फसलों के लिए भी बारिश जो है वो लाभदायक होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में जो खेती होती है उसमें जो रबी की फसलें होती हैं उसमें काफ़ी
फायदा और बर्फबारी से पर्यटन को पंख लगते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार मुहिम भी चला रही है। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग करने वाले बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, जिससे काफ़ी फायदा राजस्व का सरकार को भी होता है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के फायदे हम आपको बता रहे हैं। बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, एक ये भी पहलू है बारिश के फायदों का। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बर्फबारी हो रही है, जो बारिश हो रही है, मौसम किस प्रकार का है उत्तराखंड में। पर्यटकों के चेहरे खिल गए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं घूमने के लिए। इन सब के बीच में क्या फायदे बर्फबारी के, वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से हिमयुग लौट आया है उत्तराखंड में और लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में बरसात और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब सरकार पूरा फोकस निवेश को लेकर हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू की ग्राउंडिंग पर कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो 80,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर काम हो रहा है, ताकि प्रदेश में विकास की गति को और भी तेजी दी जा सके। इसको लेकर जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का विकास को लेकर राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। हर क्षेत्र में निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं, इसका लाभ उठाना चाहिए। इससे देखिए, पिछले साल हमने जो देहरादून में इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट को करने से पहले हमने सभी विभागों में जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था उनकी गहन समीक्षा करी। और समीक्षा ही नहीं करी, जो लोग राज्य के अंदर जिनके उद्योग चलते हैं या जो उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हमने एक बड़ा गहन मंथन पूरे दिन भर का किया था। और उन्होंने बहुत सारे हमको सुझाव दिए। और जो आपने कहा कि हमने जो है 30 से अधिक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा हेतु यही था कि जो लोग भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से सरलता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग कैसे उनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा, और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियाँ बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियाँ हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उसमें हमको बहुत सहयोग है कि देश के अंदर जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। देखिए, जब भी बात उत्तराखंड की होती है तो खूबसूरत नज़ारे और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र अपने आप जहन में आने लग जाते हैं। वहीं अगर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ संस्कृति का सौंदर्य भी बिखर जाए तो क्या ही कहने। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष तपस्या की, उसके बाद दिव्य भूमि बनाया, जिसे आज हम देवभूमि कहते हैं। वैभव पाने के लिए उत्तराखंड का श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे है ढेर सारी शीतलता। देवभूमि से श्रद्धालुओं का एक अलग लगाव है, जिसे देखते हुए धामी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु अब पूरे साल तीर्थ से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड सीएम का श्रद्धालुओं को तोहफा, शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत। यात्रा से सुख का प्रचार, प्रदेश में बढ़ा व्यापार, श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारियों तक खुशी की लहर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा अब श्रद्धालुओं के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है।
8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत की और राज्य सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड में भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह ठंड की परवाह किए बिना बढ़ता जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालु शीतकालीन गद्दी स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। ये आंकड़ा ये बताता है कि 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं आई है। इस समय शीतकाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के गद्दी स्थलों में पूजा की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो रही है। कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है, वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं। पहले सभी श्रद्धालु सिर्फ गर्मियों में ही दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार 4 धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल का भी लगातार प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है। सभी 4 धाम देवताओं की पूजा उनके नजदीकी शीतकालीन प्रवास स्थलों जैसे ऊखीमठ, पांडुकेश्वर, मुखबा और खरसाली में की जा रही है। इन स्थानों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के देवता शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ऊखीमठ। चोपता से पहले छोटा सा गांव है ऊखीमठ। केदारनाथ के शीतकालीन निवास के रूप में है प्रसिद्ध। कपाट बंद होने पर यहाँ विश्राम करते हैं भगवान शिव। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में किया जाता है स्थापित। दूसरा पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन निवास है पांडुकेश्वर। योग ध्यान बद्री मंदिर में रखी जाती है मूर्तियां, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार होने के कारण लोकप्रिय। तीसरा खरसाली, यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन स्थान है खरसाली। समंदर तल से 2675 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी के शहर में एक छोटा सा गांव है। यहाँ भारत का सबसे पुराना शनि देव मंदिर भी है। देवी यमुना की मूर्ति सर्दियों में शनिदेव मंदिर में रखी जाती है। चौथा मुखबा, मुखबा हरिसल में एक छोटा सा गांव है। सर्दियों में देवी गंगा की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाता है। गंगोत्री मंदिर से मुखबा लाई जाती हैं मूर्तियां। शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रदेश का हर विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ सहयोग कर रहा है। यात्रा को लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि शीतकालीन यात्रा काफी जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना साकार हो रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, यात्रा में शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि शीतकालीन यात्रा काफी अच्छे ढंग से चल रही है। अभी तक 1000 से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं। ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमें बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि शीतकालीन यात्रा काफ़ी जोरों में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। कल भी लगभग 608 लोग आए हैं शीतकालीन यात्रा पे और अब तक कुल 20,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं शीतकालीन यात्रा पे और लगातार इसका संदेश जा रहा है लोगों में। और बर्फबारी के कारण शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी है वहाँ पे बड़ी संख्या में कई हज़ार लोग आए हैं अलग से। इस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। देखिए, हमारी जो शीतकालीन यात्रा है वो काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है और अभी तक अमूमन कम से कम 1,000-1,500 के लगभग लोग जो हैं
प्रत्येक दिन हमारे परिक्षेत्र में शीतकालीन धामों में आ रहे हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि शीतकालीन ऋतु में भी लोग उत्तराखंड में आगमन कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं और उनके लिए प्रॉपर से ही पहले से व्यवस्था की गई है उनकी सिक्योरिटी के लिए और जगह जगह पे उनको गाइड किया जाता है कि जहाँ पे अगर कहीं बर्फबारी है तो कहाँ पे रुकना है और जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे उनको वो ऐसी जगह पे रुकवाते हैं हम लोग जहाँ पे उनको एक शेल्टर अच्छा मिले। तो काफ़ी अच्छी यात्रा चल रही है और मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा और भी ज़्यादा अच्छी चलेगी और भी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से और विदेशों से आएंगे। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विभाग भी श्रद्धालुओं को शीतकालीन यात्रा के लिए खास ऑफर दे रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहरने पर 25% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा मंदिर समिति के गेस्ट हाउस भी श्रद्धालुओं के लिए उचित कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा का आनंद ले सके। शीतकालीन यात्रा को लेकर GMVN के महाप्रबंधक यानी दयानंद सरस्वती ने कहा कि इस शीतकालीन यात्रा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यात्रा से स्थानीय लोगों को बढ़ाए जाने का प्रयास हमारा विभाग कर रहा है। चारधाम यात्रा 2024 की हुई, उसमें GMVN ने कुछ पैकेजेस बनाए थे यात्रा के और MMT से भी उसने हमारा कोलैबोरेशन था। उसके तहत 2024 में हम लोगों का जो टोटल प्रॉफिट रहा वो हम लोग पॉजिटिव रहे, हम लोगों ने नफ़ा हमारा रहा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो शीतकालीन यात्रा में भी GMVN बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहा है और उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे सभी यात्रीगणों को और श्रद्धालुओं को नियमानुसार हम लोग छूट भी प्रदान कर रहे हैं। अपने TRH में अपने रुकने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाने में भी हम लोग छूट दे रहे हैं। तो इस बार आशा है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा है इसमें भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो कुल मिला के साल भर GMVN एक्टिवेट अपने सभी TRH को कर रहा है और अभी हम लोगों ने शीतकाल में भी कुछ पैकेजेस बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने जो यात्रा के में पड़ने वाले जितने भी TRH हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया गया है। उसमें हम लोगों ने अन्य यात्रा के साथ साथ हम लोगों ने एडवेंचर टूरिज्म को भी उसमें वो किया गया है। तो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें और ऐसा एक अनुभव देने लोगों को जिससे कि GMVN को काफ़ी एक अच्छा कवरेज मिले। शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार करने के लिए CM धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया है। अपने दिल्ली दौरे पर गए CM धामी ने PM को यात्रा का निमंत्रण दिया था। PM मोदी फरवरी में शीतकालीन यात्रा का दौरा कर सकते हैं। उत्तराखंड में 25 साल बाद शुरू हुई शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने का जो संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया है उसी का परिणाम है कि शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, जो कि प्रदेश की आर्थिकी को बेहतर करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब बात करेंगे नगर निकाय चुनाव की, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील हो रही है। भाजपा के सभी सीनियर लीडर्स यानी वरिष्ठ नेता एक रणनीति के तहत जनता के बीच जा रहे हैं। इसी के तहत राजधानी देहरादून में बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में तमाम बिंदुओं को शामिल करने के लिए जनता से सुझाव मांग रही है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय से सुझाव पेटिकाओं के साथ ही देहरादून में 2 वाहन रवाना किए गए जो अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और लोगों से सुझाव मांगेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि जनता सर्वोपरि है और जनता के सुझावों को शामिल करते हुए बेहतर देहरादून बनाने की घोषणा पत्र तैयार किए जाएंगे। देखिए, पहले भी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने सुझाव पेटिका चलाई थी। उससे जो जनमानस है हमसे क्या उम्मीद रखता है, कितना और कार्य चाहता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के लिए, उसके लिए हम लोग सुझाव पेटिका समय समय पर हर चुनाव के दौरान करते हैं और जनता के दिए हुए सुझाव के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती है। एकदम हवाई घोषणा पत्र नहीं बनाती है। जनता क्या हमसे चाहती है हम उसके अनुरूप ही सुझाव पेटिका के तहत देखने के बाद ही अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और जनता हमारे लिए प्रथम
दृष्टिया में सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने गाड़ियाँ कल रवाना करी है महानगर देहरादून से, जो कि अभी 2 से 3 वार्डों में जाएगी। वहाँ पर जगह-जगह स्टॉपेज होगा, उसमें क्यूआर कोड लगे होंगे। उस क्यूआर कोड के ज़रिए भी स्कैन करके अपने सुझाव दिए जा सकते हैं और वहाँ पे पेटी भी रहेगी, जिसके द्वारा पेटी में डाल के भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देवतुल्य जनता से अनुरोध करूँगी कि वो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के तहत क्या चेंजेस करना चाहते हैं, क्या चीज़ और डेवलप करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, उसके अनुसार अपने सुझाव उसमें दें और उसके बाद ही हम अपना घोषणा पत्र उसके अनुसार बनाएंगे। बढ़ेंगे आगे। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर होने वाले स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 48 सेक्टर्स में बांटा है। इस बीच मकर संक्रांति स्नान की तैयारियों को लेकर पुलिस ब्रीफिंग भी की गई। ब्रीफिंग में स्नान को लेकर की गई तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, जिसको लेकर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें मेला क्षेत्र को 8 जोन और 48 सेक्टर में विभाजित कर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मेले को सकुशल संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। स्नान के लिए पहुंचने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाने हैं। सभी को गंभीरता से ड्यूटी करनी है। छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ा रूप ले लेती है, जिसके कारण सभी पॉइंट्स पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्नान में हम लोगों के द्वारा संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को 8 मुख्य जोनों में विभाजित किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं और सेक्टर लेवल पे करीब 28 के आसपास सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर एंड अबव अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। पीएसी हम लोगों को उपलब्ध है, अन्य जनपदों से भी फोर्स हमें मिला है। साथ में ट्रैफिक के लिए अलग हम लोगों ने एक अलग चैनल पे अलग अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें जो डाइवर्जन प्लान है उसको लागू किया जाएगा। पुलिस व्यवस्था के तौर पे हम लोग पूरी तरीके से तैयार भी हैं और हमारे पास पर्याप्त साधन है। मुझे उम्मीद है इस स्नान को हम बहुत अच्छे तरीके से करा पाएंगे। इस पूरे स्नान में कम से कम हमारा जो सिविल पुलिस का करीब 400 के आसपास पुलिस बल है। बाकी पीएसी हमारी 3 कंपनी पीएसी है और अन्य विभागों को कुल मिलाकर करीब 1000 से आसपास हमारा जो पुलिस फोर्स है वो इस पर कंटिन्यूस एक्टिव ड्यूटी पर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल माध्यम से आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा जताया है कि मसूरी वासियों ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बनाया है। उन्होंने कहा है कि मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव में कमल खिलना तय है। इस दौरान उन्होंने मसूरी वासियों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस अवसर पर चुनाव प्रभारी कैलाश पंत, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष राकेश रावत सहित कई लोग उपस्थित रहे। राज्य मंत्री कैलाश पंत ने इस दौरान कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि मसूरी की जनता केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य और सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है। का उद्घाटन हुआ क्योंकि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ कार्यालय माना जाता है यहाँ पर, तो इसके पीछे का हमारा ये भाव भी था। और साथ ही आज हमने अपने संकल्प पत्र का यहाँ पर जो है एक विमोचन करना था, क्योंकि आखिर हमारे यहाँ क्या मिशन है, हम किस थीम को लेके, किस विषय को लेके मसूरी की जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमने उस संकल्प पत्र में कि यहाँ की सड़कें की ठीक हों, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें ठीक हों, यहाँ जो पार्किंग की बहुत बड़ी अव्यवस्था वो ठीक हो, क्योंकि वास्तव में आज जो मसूरी नगर पालिका की लड़ाई हो रही है ये भ्रष्टाचार और विकास की लड़ाई है। जो लोगों ने इससे पहले मसूरी में को संभाला और उन्हें किस प्रकार भ्रष्टाचार किया वो सब लोगों के सामने है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने विकास किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के यहाँ विकास किए हैं, हम उस विकास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सिद्ध रूप से हमने कहा ये एक तरफ भ्रष्टाचार था, एक तरफ विकास है। ये जनता को भी तय करना मसूरी की कि आखिर उनको उन लोगों के साथ रहना है जिन्होंने पिछले 5 साल में मसूरी को लूटा, इसका दोहन किया है, अपने लोगों को आगे बढ़ाया, अपनी पार्किंग जो है 10-10 गाड़ियों के लिए बनाई है, अपनी बिल्डिंगों का विस्तार किया, अपने बैंक बैलेंस का विस्तार किया है। किंतु जनता जो मसूरी की है उसको निराशा हाथ लगी है। तो ये आकलन भी जो है मसूरी की जनता को करना है, और निश्चित तौर पर मसूरी की जनता कर रही है। वो समझ गई है कि कौन लोग विकास चाहते हैं और कौन लोग जो मसूरी का विनाश चाहते हैं। इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं। जिस तरीके से मसूरी की जनता का प्यार मिल रहा है,
समर्थन मिल रहा है, वो उस तरीके से तो लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। लग रहा है कि निवर्तमान अध्यक्ष जी को किस बात से खतरा है, ना वो चुनाव लड़ रहे हैं, और हाँ अगर वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो तब की बात थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इकलौते व्यक्ति होंगे वो अनुज गुप्ता जी, जिनको बहुत भारी मैं लग रही हूँ यहाँ पे, जो चीज़ें उन्होंने। पौराणिक धरोहरों को समेटे उत्तराखंड की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर में माघ माह में होने वाले उत्तरायणी मेले की अलग ही पहचान है। लेकिन सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर बसे शिवनगरी बागेश्वर में हर वर्ष उत्तरायणी का मेला लगता है। रंगारंग झांकियों से उत्तरायणी मेले का आज आगाज हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने तहसील परिसर से झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर में मुख्य बाजार से होते हुए झांकियां नुमाइश खेत मैदान पहुंची। ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिवेश को अपने में समेटे झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। पहले तो उत्तरायणी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, अलग अलग संस्कृतियों का समागम है, इसका एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी इसका पूर्व से रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे झांकियों का एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया है और शहर के अंदर बहुत अच्छी रौनक है। मेले की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसका 2 बजे उद्घाटन भी किया जाएगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और केवल एक अपील है कि जितने भी हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स लेके लोग आए हैं मेले में, हमारे जो हस्तशिल्प है, अन्य शिल्प हैं, इसको प्रमोट करना हमारी ड्यूटी है। क्योंकि मेला जब ये था, इसका जो इतिहास है, एक तरह से ट्रेडिंग फेयर था। मतलब इसमें रिलीजन तो खैर है, लेकिन ट्रेडिंग भी होती थी। और इसमें हमारा दायित्व है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इस सब के ब्रांड एम्बेसडर हम लोग खुद बने और आर्टिसंस को मदद करें। आज ये पौराणिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्च पास्ट यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन होगा वो 2 बजे होगा, जो कि नुमाइश खेत में होगा। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है, जो हमारी संस्कृति को और हमारी आर्थिकी को भी जोड़ता है। और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। और हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन और कपड़े और ऊनी वस्त्रों का भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। और ये हमारी व्यापारिक एक जो सोच है उसको भी बढ़ावा देता है, अन्य लोगों को भी आपस में। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।